देखो चैप्टर फर्स्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बेसिक वो बेसिक इसी वो इसी चैप्टर में है। चैप्टर में है। जो भी जो भी छोटी 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 आपको बताई जाएंगी बेसिक वो सब वो इसी सब चैप्टर इसी में है। चैप्टर में। तो ये तो बहुत ये ज्यादा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। आवाज तो आवाज क्लियर तो आ रही क्लियर है? आ रही है? यस सर, बट सर थोड़ी डबल आ रही है आपकी आवाज। अच्छा हाँ अच्छा हाँ। अब सही है ना? अब देखो यस सर। चैप्टर फर्स्ट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट यानी इस चैप्टर में सारी बेसिक चीजें आपको बताई जाएंगी। और अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल में पढ़ोगे तो इसी चैप्टर को कहते हैं मूल कॉन्सेप्ट। अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैटर से। व्हाट इज मैटर? क्लास 9th में भी पढ़ा होगा आपने कि मैटर है। मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि जो मैटर होता है उसके तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इसे टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस और सेकंड इज मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकंड इज कंपाउंड। एलिमेंट के भी तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज मेटल वाइट। तो ये तीन टाइप से हो गए। और कंपाउंड के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और मिक्सचर के भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इनके बारे में पहले हमने पढ़ना है, हालांकि ये पढ़ा हुआ आपने, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ये बताओ, ये पढ़ा आपने क्लास 11th में? सर 10th और 9th में पढ़ा है। हाँ, यस 9th में सर। है ना? तो मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा आपको, ठीक है? आगे ओके बढ़ेंगे सर। हम फिर लॉ से इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए एक, ठीक? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओके सर। बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि हर छोटी चीज आपको इसमें बताई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट इज व्हाट इज मैटर। तो मैटर कौन सी चीज होती है? मैटर होती है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। जिसके पास स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मास होता है। यहाँ पे थोड़ा एक और चीज कर लेना ऐड, जिसको हम फील और टच भी कर सकते हैं। यानी जो हमारे सेंस होते हैं उससे हम उसे फील और टच भी कर सकते हैं, वो मैटर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कार, चेयर, पेन एसेट्रा। तो इसमें फिर आता है नॉन मैटर। नॉन मैटर किसे कहेंगे? नॉन मैटर इसका ठीक अपोजिट होता है कि जिसका कोई न इसके जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा और जिसका कुछ मास नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन मैटर। जैसे थॉट, आइडिया हो गए, थॉट हो गया, फीलिंग हो गई, ठीक है? तो ये चीजें हम क्या कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये ना तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है और ना कोई मास होता है, तो उससे कहेंगे नॉन मैटर। मैटर के दो टाइप्स होते हैं, तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसको हमने तीन टाइप से डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड
एंड थर्ड वन इज गैस। तो पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है। तो डिफाइन में हम दो चीज पे इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज वॉल्यूम एंड सेकंड इज शेप। जो सॉलिड होता है इसका वॉल्यूम भी और शेप दोनों फिक्स्ड होते हैं। लिक्विड का बता सकते हो आप, कौन सी चीज फिक्स होगी, कौन सी नॉट फिक्स्ड होती है? सर वॉल्यूम फिक्स्ड होता है हाँ, वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट एंड शेप इज नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड। और गैस के केस में दोनों नॉट फिक्स्ड होते हैं। दोनों फिक्स नहीं होते। सेकंड पॉइंट आता है इसमें डेंसिटी का। डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी इस पे? सॉलिड की सबसे ज्यादा और गैस की सबसे गैस कम। कम। इसकी मीडियम चलेगी, यानी मोर देन गैस और लेस देन सॉलिड। तीसरी चीज आती है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी कि जो मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है इसके बीच का स्पेस सबसे ज्यादा किसका होगा? गैस। गैस का सबसे ज्यादा होगा, हाई लार्ज। और सॉलिड सबसे का सबसे कम। सॉलिड का सबसे कम हो जाएगा और इसका मीडियम होगा, यानी कि मीडियम होगा। सॉलिड से ज्यादा और गैस से कम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। एक वर्ड आपने सुना होगा, फ्लूइडिटी। सुना आपने? फ्लूइडिटी यस सर। क्या होता है ये? फ्लूइड सर सुना है बट डिफाइन नहीं हो इसको पा रहा। कहते हैं टेंडेंसी टू फ्लो। कौन कितनी जल्दी फ्लो करेगा? तो सबसे जल्दी फ्लो कौन यस। करेगा? हाँ, गैस। सबसे जल्दी फ्लो ले गैस। हाँ, तो ये हाईली फ्लूइड होती है, यानी कि फ्लूइडिटी ज्यादा शो करेगी। ये फ्लो करती है लेकिन स्लोली करती है और ये फ्लो नहीं करती। इसके बाद आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? गैस की। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई गैस रखी यहाँ पे और ये पिस्टन है, ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये प्रेशर अप्लाई किया तो इसके अप्लाई करने से क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जिसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम चेंज होगा वो हाईली कंप्रेसिबल है, यानी आप उसे कंप्रेस कर सकते हो। तो सॉलिड होता है, इसको तो हम कंप्रेस नहीं कर सकते, तो ये नॉन कंप्रेसिबल होती है, इसे हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। ये भी लगभग नॉन में होती है और ये हाईली कंप्रेसिबल होती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब समझते हो क्या हुआ? सर जब कोई किसी को हीट करे तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर डिफ्यूज होने लग जाए। हाँ, यानी कि स्प्रेड होने लगते हैं। तो सबसे ज्यादा स्प्रेड कौन से होंगे? उसके पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स सबसे हाईली डिफ्यूज होंगे। और सबसे कम कौन होगा? सॉलिड। और यस सर। ये थोड़े बहुत मीडियम। मीडियम में चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका डिफरेंशिएट है। एक दो पॉइंट और ले लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस का। अब आता है इसमें आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, किसका ज्यादा होगा? मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स सॉलिड का। ज्यादा, सॉलिड का सबसे ज्यादा होगा। और सबसे कम गैस। गैस का। और ये मीडियम है ना। तो ये यस सर। आपके डिफरेंस आ गए हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के, ठीक है। एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं इसमें, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। किसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? सॉलिड की, लिक्विड की या गैस की?
सॉलिड। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि जैसे ये एनर्जी मिलेगी, ये मॉलिक्यूल दूर दूर भागने लगते हैं, क्योंकि एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। यस सर। इसमें पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, किसके पार्टिकल सबसे दूर होते हैं, गैस गैस के, यानी कि गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। सबसे हाईएस्ट होगी। हाँ, हाईएस्ट है। और सबसे कम किसकी होगी, सॉलिड की। सॉलिड की, क्योंकि इसके पार्टिकल्स कहीं जाते नहीं है, अपनी जगह पे रहेंगे। इसका मतलब इनके पास एनर्जी बहुत कम है, इसीलिए कहीं मूव नहीं कर पाएंगे। और इसकी मीडियम, यानी कि ये जो वेसल में रखा है केवल उसी के अंदर मूव कर पाते हैं, बस इसके बाहर नहीं जा पाएंगे। जबकि गैस के पार्टिकल कहीं भी जा सकते हैं, और ये अपनी जगह में थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं, बस अपनी जगह में थोड़ा सा हिलेंगे बस, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये इसके डिफरेंस हो गया पहला। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट आया आपको, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? नो सर। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट आता है इसमें प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस हम किसे बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जो एक ही तरीके के पार्टिकल से बनते हैं। पार्टिकल में क्या क्या चीज आ सकती है, मॉलिक्यूल आ सकते हैं, आयंस आ सकते हैं, ठीक है, एटम्स आ सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी आ जाएगा, यानी द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल के लिए जैसे वाटर है, वाटर किससे मिलके बना होता है, H2O से। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब प्योर सब्सटेंस में आते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है इसमें मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, जो ये मिक्स्ड होते हैं, कैसे, एनी रेशियो बाय मास। मतलब इसमें कैसे भी मिक्स हो सकते हैं, जैसे आपने कहा सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये आपका मिक्सचर हो जाएगा, यानी कि इसमें रेशियो फिक्स होगा नहीं। तो जब रेशियो फिक्स होता नहीं है तो उसे मिक्सचर कहते हैं। तो ये समझ में आया आपको। यस सर। अब प्योर सब्सटेंस के भी दो टाइप्स होते हैं। प्योर सब्सटेंस के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट इज एलिमेंट और सेकंड इज कंपाउंड। तो एलिमेंट किसे कहेंगे और कंपाउंड किसे कहेंगे, तो एलिमेंट होता है जो स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द substance which cannot be divided further, जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो by any physical and chemical method से। आप किसी भी तरीके से उससे क्या नहीं कर सकते हो, जनरली डिवाइड नहीं कर सकते हो फर्दर, तो उसे कहते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। द सिंपलेस्ट फॉर्म होती है सब्सटेंस की विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन इज कॉल्ड एलिमेंट। और कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होता है आपके पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे मिक्सचर का था सेम, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, जो ये कंबाइंड होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं, ये केमिकली कंबाइंड होते हैं एट एनी फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इसमें मेन चीज क्या है कि फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ये जब आपस में कंबाइंड होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो से होते हैं। अगर फिक्स्ड रेशियो हो गया तो कंपाउंड है, और अगर किसी भी रेशियो से हो गया
तो उसे मिक्सचर कहेंगे। तो ये ध्यान रखना है। अब हम एलिमेंट को पढ़ेंगे। पहले एलिमेंट के 3 टाइप्स होते हैं। एलिमेंट को हमने कितने टाइप से डिवाइड किया था? 3 टाइप से। फर्स्ट इज मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल और थर्ड वन इज मेटल वाइड। ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। यस सर। तो मेटल किसे कहते हैं बताओ? सर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। लेकिन जो सोनोरस यहाँ पे, होते हैं। हाँ, लेकिन जो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं वो जनरली हम करते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। लूज उस करेगा। सब्सटेंस को हम कहेंगे मेटल। बाकी फिर आपने जो प्रॉपर्टीज बताई है वो बिल्कुल सही बताई है, ठीक है। और नॉन मेटल क्या होगा? ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, जो जो इलेक्ट्रॉन गेन को करेगा। गेन करेगा, ठीक है। तो ये अब डिफाइन है जो इसकी। अगर नॉन मेटल कहा जाएगा आपको तो आपने कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मेटल जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और मेटल वाइड होती है जिसकी प्रॉपर्टीज दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होती है। यानी मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करता है वो, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करता है। यानी विच प्रॉपर्टी लाई बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होगी। इसे कहते हैं मेटल वाइड, या इसका नाम है सेमी मेटल। मेटल। तो मेटल में जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। नॉन मेटल में हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी गैसेस होते हैं, आर्गन, ठीक है, ये सब नॉन मेटल में आती है। और मेटल वाइड में आते हैं जर्मेनियम, बोरोन, आर्सेनिक, एसेट्रा। तो पहली चीज तो ये हो गई मेटल की और नॉन मेटल की और मेटल वाइड की डिफाइन। इससे क्लियर हो गया आपको? पहले मेटल, यस सर। नॉन मेटल एंड मेटल वाइड। मेटलॉइड। अब ये डिफरेंस तो आपने 9th में पढ़ा होगा, उसे हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज नहीं। जैसे आपने बताया था कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, सोनोरस होता है, हैवी होता है, इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो वो चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन आ, ये मुझे लग रहा है बताने की जरूरत है आपको या नहीं है? नो सर। पता है ना आपको? फिजिकल प्रॉपर्टीज यस सर पता है। तो अब मेटल, नॉन मेटल हो गया, मेटल वाइड हो गया है। अब आते हैं हम कंपाउंड में। कंपाउंड में देखो, कंपाउंड का मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा वाटर, H2O। तो वाटर किससे मिलके बना होता है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन। तो एटॉमिक मास पता है आपको हाइड्रोजन का कितना होता है? एटॉमिक मास 1। हाँ, 1 हाइड्रोजन का। और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का 8। 16। ठीक है। 16। हाँ, एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है। 16 ओके। अब देखो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे हम। हाइड्रोजन के 2 एटम है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के 2 एटम है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो ऑक्सीजन के लिए 1 लिखेंगे हम। अब देखो 2 1 जा, इसे सिंपल फॉर्म में ले आओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने वाटर बनाना है, कंपाउंड अगर आप बनाओगे, तो 1 ग्राम अगर आपने हाइड्रोजन लिया है तो 8 ग्राम क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर आप इस रेशियो को मेंटेन करोगे और इससे जो भी चीज बनेगी वो कंपाउंड है, वाटर। लेकिन अगर आपने इसका रेशियो चेंज कर दिया, आपने क्या 2 ग्राम हाइड्रोजन कर दिया और 10 ग्राम ऑक्सीजन कर दिया, तो ये वाटर नहीं बनेगा। फिर क्यों? ये बन जाएगा मिक्सचर, क्योंकि सेम डेफिनेशन है दोनों की, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट या कंपाउंड या सब्सटेंस। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो कंपाउंड होता है उसमें फिक्स रेशियो होता है। अगर इन दोनों का ये जो रेशियो है अगर आपने मेंटेन रखा 1:8, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन, अगर आप इसे मिक्स करोगे तो वाटर बनेगा। और इसके अलावा अगर आप कोई भी रेशियो से मिक्स करोगे दोनों को तो फिर वो मिक्सचर बनेगा, फिर वो कंपाउंड नहीं बनेगा। ये ध्यान रखना है।
अब ये बेसिक चीज है जो लॉस में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं अमोनिया NH3। अगर आप अमोनिया को बना रहे हो तो N का एटॉमिक मास कितना होता है? नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का 14 1। इसको मैं अभी आपको 1। याद करवा दूंगा सारे 1 से 20 तक, ये बार बार रिपीट होते हुए आएंगे, ठीक है। ओके इन सर। दोनों का रेशियो क्या होगा? देखो नाइट्रोजन हो गया 14 और हाइड्रोजन के 3 एटम है तो 3:1, तो इसका रेशियो होना चाहिए 14:3। तो इससे आगे सिंपल कर नहीं सकते, यानी कि अगर मैं 14 ग्राम नाइट्रोजन यूज करूंगा तो मुझे 3 ग्राम हाइड्रोजन यूज करना है तो अमोनिया बनेगा। अगर मैंने इसके अलावा और कोई भी रेशियो किया, इसको थोड़ा चेंज कर दिया, 15 कर दिया और ये 4 कर दिया, तो ये मिक्सचर बन जाएगा। फिर ये कंपाउंड नहीं रहेगा। यानी कंपाउंड के लिए क्या चीज होती है? फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जो भी एलिमेंट जिससे मिलके बना हुआ है इसका रेशियो फिक्स होना चाहिए। अगर आपने फिक्स रेशियो को चेंज कर दिया तो फिर ये जो भी चीज आप बनाओगे उससे हम ये कंपाउंड, मिक्सचर बन जाएगा। हाँ वो मिक्सचर बन जाएगा। क्लियर हो गया अभी? यस सर। अब आता है कंपाउंड के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अलग अलग डेफिनेशन थी। पहले बोला गया कि जो कंपाउंड आपको लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। पहली डेफिनेशन इसकी ये थी कि द सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जैसे प्लांट एंड एनिमल्स, जो भी प्लांट और एनिमल से मिलेगा वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। पहली डिफाइन थी इसकी, फिर इसे चेंज कर दिया गया। फिर दूसरी डिफाइन आई कि जिस सब्सटेंस में कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। फिर इस डिफाइन को भी चेंज कर दिया क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड थे कि जो कार्बन था लेकिन उसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं थे। जिसमें कौन कौन से? देखो एक्सेप्ट CO2, CO, CN, आइसोसाइनाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। इसमें कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ज्यादातर किससे मिलती है? इनऑर्गेनिक से मिलती है और कार्बन था। तो फिर इस डिफाइन को भी चेंज किया गया और जो फाइनल डेफिनेशन अब मॉडर्न है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो बनता है। अब देखो C भी है उसके साथ H होना चाहिए, जैसे C2H6, C5H10, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मतलब जो इससे बनते, जैसे एक हाइड्रोजन हटाया मैंने और OH ले आया, ये देखो इसको यहाँ चेंज कर दिया मैंने तो ये इसी से बन रहा है। मेथेन था, इसका हाइड्रोजन को हटाया मैंने और OH लगा दिया, तो ये क्या है? इसके डेरिवेटिव्स हैं। जैसे इसको हटाया मैंने और यहाँ पे लगा दिया CH3CHO, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, ये एल्कोहल लगा दिया, एमाइन कर दिया। तो ये दिखने में हमें क्या लग रहा है? दूसरा होगा, लेकिन ये इसी से मिलके बना है। जो CH है इसी में से एक H को हटा के, 2 H को हटा के हमने यहाँ कंपाउंड लगा दिया, तो उसे कहते हैं डेरिवेटिव्स, जो इसी से डिराइव्ड हुए, हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड हुए हैं, उसे कहते हैं डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा, यानी कार्बन के साथ साथ मुझे क्या भी करना है? हाइड्रोजन भी यूज करना है, तब जाके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाएगा। तो अब देखो एक लाइन की डिफाइन है, 3 वर्ड का, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये समझ में आया आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड? यस सर। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या H2SO4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आप क्या बोलोगे? यस नो? H2SO4 हाइड्रोकार्बन, नो सर आई थिंक। ये नहीं है। जैसे मैंने कहा HNO3 ऑर्गेनिक कंपाउंड, HNO3 यस। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होने चाहिए, इसमें है? नो सर, नहीं है सर। ये हाँ। तो कैसे पहचानेंगे? जिसमें C और H दोनों होंगे। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होने चाहिए।
जैसे मैंने लिखा CH3COOH, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? यस सर। हाँ, तो इसमें C और H है, तो जिसमें भी CH होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाएगा। ठीक है, तो देख के पहचान लोगे यस आप सर। कंपाउंड को। यस सर। इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक नहीं होते। इसकी भी ऐसी डिफाइन थी, पहले कहा गया कि जो नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन्ड होते हैं। पहली डिफाइन इसकी थी कि द सब्सटेंस या द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे रॉक से मिल गया, ठीक है, या सी से मिल गया, ओशियन से मिल गया, तो जो लिविंग थिंग्स नहीं है अगर वहां से ऑब्टेन्ड होता है तो उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। फिर जो, अब ये कह सकते हो आप कि जो ऑर्गेनिक नहीं होते एक्सेप्ट ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के जितने भी कंपाउंड होंगे वो सब किस में माने जाएंगे? इनऑर्गेनिक में माने जाएंगे। जैसे मैंने अभी कहा आपको H2SO4, तो ये ऑर्गेनिक नहीं है तो इसे आप इनऑर्गेनिक बोल दोगे। जैसे HNO3, ये ऑर्गेनिक नहीं है तो ये किस में आ जाएगा? मीन्स जिसमें हाइड्रोकार्बोनेट नहीं है वो सब हाँ, इनऑर्गेनिक हो वो जाएंगे। इनऑर्गेनिक हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक हैं उसे पहचान लोगे, जो इनऑर्गेनिक हैं उसको छोड़ के जितने भी हैं वो इनऑर्गेनिक माने जाएंगे। यस सर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। अब मिक्सचर के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला आता है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हालांकि ये पूछा कम जाता है, केवल आपको नॉलेज के लिए पूछा गया है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जो इसके कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट का मतलब होता है जिससे मिलके वो बना हुआ है। जैसे मैंने कहा वाटर, तो वाटर किससे मिलके बना है? H2O से मिलके बना है, तो ये इसका H2। कंपोनेंट हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये इसके कंपोनेंट हो गए। तो जो कंपोजिशन होता है इसका जिससे मिलके बना होता है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इक्वली, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इक्वली, ठीक है, तो उसे कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता सकते हो होमोजीनियस मिक्सचर का कोई एग्जाम्पल? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। जैसे कि सॉल्ट प्लस वाटर, आपने जब पानी में सॉल्ट मिलाया तो सॉल्ट मिलाने से क्या हो जाएगा कि जो सॉल्ट है, जैसे ये है आपके पास वाटर, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल होते हैं वाटर के, और इसमें सॉल्ट मिला दिया मैंने। अब सॉल्ट देखो आपको दिखेगा नहीं, ओवरऑल आपको सेम दिखेगा, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसका। आपको सॉल्ट अलग नहीं दिख रहा है और वाटर के पार्टिकल अलग नहीं दिख रहे हैं, दोनों एक यस जैसे सर। दिख रहा है, ओवरऑल कंपोजिशन सेम हो गया। ठीक है, तो इससे कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, पानी को आप, चीनी को आपने पानी में मिला दिया, यस सर। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो शुगर होगा वो सेम डायरेक्शन में, ओवरऑल सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसका। आपने ये रखा और इसमें आपने पानी के साथ शुगर मिला दिया, तो जब शुगर मिला दिया तो शुगर की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम हो गया ओवरऑल डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में, तो इसे कहेंगे हम होमोजीनियस। होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रो इसका उल्टा हो जाएगा, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो। हाँ, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। जैसे लाइक सैंड मिला, ऑयल एंड वाटर। हाँ, कौन सा? ऑयल प्लस वाटर। हाँ, ऑयल प्लस वाटर हो गया, सैंड वाटर हो गया, एंड प्लस। है ना, सैंड और वाटर हो गया। तो सैंड को अगर आप, ये वाटर है आपके पास और अगर आपने सैंड मिलाया इसमें, तो सैंड कहाँ जाएगा? बॉटम में चला जाएगा केवल। बॉटम में चल आपको जाएगा। दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो ये समझ में आया। यस सर। अब इसके बाद है, ये तो आपका हो गया बेसिक चीजें जो बता जाती है, जो आपने पहले पढ़ी है, पूछी नहीं जाती है, केवल आपको नॉलेज के लिए बताई गई है। ठीक है, अब आते हैं मेन पे, यहाँ पे लॉस पे, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लॉ आपकी क्लास 11th में जरूर आता है, ठीक है, जो लॉ है आपके पास वो जरूर पूछा जाएगा एक। अब कौन कौन से लॉस हैं इसमें? पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस ये कहता है कि, एक मिनट ठीक हटिए, अच्छा एक मिनट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मास है, जैसे पहली स्टेटमेंट हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स का मास होता है वो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? फिक्स रहना, कंजर्व रहना, कांस्टेंट रहना। तो ओवरऑल जो मास है, अगर आपने सोचा कि मैंने मास लिया और मैंने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये दूसरे में चेंज हो जाएगा ना, कुछ चीज दूसरी बन जाएगी। तो ये एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन आप इसे पूरा खत्म नहीं कर सकते। ये नहीं कि आपने पूरा ही पूरा इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, चेंज कर सकते हो आप इसे। तो ये कहता है कि जो यूनिवर्स का मास होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, neither be destroyed. हाँ, आप न तो इसे क्रिएट कर सकते हो और न ही इसे क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉब्लम है, यानी कि इसमें क्या है, एक लिमिटेशन है इसकी, एक जगह पे ये फॉलो नहीं करता है। ये आपने पढ़ा था क्लास 9th में भी पढ़ा Yes, था sir. ना आपने। तो बताओ इसमें क्या चीज है जो ये फॉलो नहीं करता है? Limitations की क्या? हाँ, इसकी लिमिटेशन क्या रही होगी? Gray. ये न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, जैसे आपने पढ़ा यूरेनियम बम का काम करता है ये, तो Yes, sir. यूरेनियम का जो ये क्या करेगा कि जैसे ये डिस्ट्रॉय होता है, जैसे आपने देखा किसी ने बम फेंक दिया, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है सारी। ये न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है तो इसमें मास डिफेक्ट हो जाता है, मास डिफेक्ट होता है। अब जो ये मास था ये किसमें चेंज हो गया? ये मास हो जाता है चेंज एनर्जी में। और इसके लिए एक फेमस साइंटिस्ट था आइंस्टाइन, उसने एक फॉर्मूला दिया था इसके लिए। पता है आपको कौन सा फॉर्मूला था वो? No, sir. इसने कहा था E इज इक्वल टू mc²। अब ये जो मास डिफेक्ट है, ये मास खत्म हुआ, जो आपका डिस्ट्रॉय हुआ, ये किसमें चेंज हो गया? एनर्जी में। Energy मास में. एनर्जी में। अब सोचो कि 1 ग्राम मास चेंज हुआ, केवल एक मास, 1 ग्राम मास खत्म हुआ, तो इसकी कितनी एनर्जी निकलेगी? देखो, मास 1 ग्राम लिख लिया, और c मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ का स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 और 10⁻16 जूल। अब सोचो, अब इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब 1 ग्राम कितना होता है, और इतने से इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इसको केजी में चेंज करना है ग्राम को, तो 10⁻³ कर देंगे, तब भी अगर ये -3 कम भी होता है तो भी कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻13 जूल एनर्जी। अब सोचो कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और ये किससे होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन से। तो जितने बम वगैरह बनाए जाते हैं जहाँ पे मास डिस्ट्रॉय होता है, खत्म होता है, उसमें कौन सा लॉ लगता है? Einstein. आइंस्टाइन की फॉर्मूला लगता है। आप इससे बता सकते हो कि अगर इतना मास डिस्ट्रॉय हुआ है तो इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तभी तो कहते हैं कि इतना छोटा सा भी अगर बम होता है तो पूरे के पूरे शहर को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुना ना? Destroy कर सकता है. Yes, sir. सुना है ना? तो वो इसीलिए करता है। देखो, 1 ग्राम से इतना डिफेक्ट हो जा रहा है, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जा रही है। तो इसीलिए जो छोटा सा भी जो यूरेनियम होता है या कोई भी ये विस्फोटक चीजें होती हैं,
एक्सप्लोसिव वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ये किसके लिए वैलिड नहीं होता? जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, जहाँ पे न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। जनरली जितने भी हम रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, बस न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होता है। इसके लिए एक स्पेशल ब्रांच रखी है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जहाँ पे हम इस टाइप के कंपाउंड की स्टडी करते हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये कहाँ पे वैलिड नहीं है? न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ। न्यूक्लियर रिएक्शन पे। अब देखो, अब जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसकी यहाँ पे डिफाइन क्या होगी? जैसे मैंने आपको 2 डेफिनेशन बता दी, लेकिन जो मेन डेफिनेशन होती है जो हम यहाँ पे केमिस्ट्री में यूज करते हैं अब, वो है इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उस केस में क्या होता है, जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा? मास ऑफ प्रोडक्ट के। जितना रिएक्टेंट लोगे, जैसे मैंने कहा A प्लस बी गिव C प्लस डी, अगर मैंने 5 ग्राम लिया है और ये 8 ग्राम लिया है, ठीक है, तो और ये अगर 3 ग्राम है, तो बताओ कि D का वेट कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट तो ये देखो इस एरो के पहले रिएक्टेंट हो गया और इस एरो के बाद प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट हो गया। तो इन दोनों का प्लस इज इक्वल टू इसको प्लस इसको x एज्यूम कर लो। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, x इज की इक्वल टू वैल्यू को 13 माइनस 2। ठीक है, तो ओके आप सर। बता दोगे ये 10 ग्राम है। यानी ये लॉ क्या कहता है कि जितना मास, टोटल मास रिएक्टेंट का होगा, उतना ही टोटल मास किसका होगा? प्रोडक्ट का। तभी प्रोडक्ट तो हम का। कहेंगे कि कंजर्व रहा, यानी कि मास थोड़ा भी चेंज नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट याद रखोगे आप, इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसी को हम यहाँ पे प्रिफर करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। क्लियर है? यस सर। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास। 1 मिनट बचा है, चलो आप रिज्वाइन कर लो फिर सेम आईडी पे, है ना? सर आप, मैं आपको एक फोन नंबर दे रहा हूँ, आप उसमें मैसेज कर दोगे? हाँ हाँ, सर आप नोट कर लीजिए। मुझे मैसेज ही कर दो उसी पे। सर वो पापा ऑफिस गए ना पापा, तो अच्छा 1 मिनट फिर।